जय हिंद, मैं सुनील यादव। अब हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस को लेकर, जिनका भी प्रीलिम्स में कट ऑफ के आसपास में जो आ रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है संभावित। आयोग की भी आंसर की आ चुकी है, देख लीजिएगा उसको। और अच्छी बात है, अभी तक कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं किया है। 7 दिन का आपको समय दिया गया है। 7 दिनों में आप को यदि किसी प्रश्न को लेकर आपत्ति है, विथ एविडेंस उसको भेज दीजिए, शायद उस पर सुनवाई हो जाए और यदि आयोग को लगेगा तो उत्तर शायद चेंज कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है आप सभी के लिए, उसको देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 2, जिनको भी कट ऑफ के आसपास की जो रेंज बताई गई है कि हाँ इतने से ऊपर है कट ऑफ, उनको लगता है कि हाँ उनका आ जाएगा, या जो हमने रेंज बताई उसके ऊपर जा रहे हैं लगता है, तो तैयार करिए। और मान लीजिए कि नहीं भी आ रहा है तो भी मेंस अभी से ही तैयार कीजिए। भले ही आपका प्रीलिम्स हो सामने, उसको अलग से लेकर चलिए, मेंस को साथ में लेकर चलिए। रीज़न ये है कि उसको पढ़ोगे तो उससे लाभ ही होगा आपको, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्री में भी हैं प्लस मेंस में भी हैं, तो ये एक लाभदायक चीज़ होती है वहाँ पर। चलिए, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं कि मेंस कैसे क्या तैयार करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एमपीपीएससी मेंस 2020 को लेकर। सिलेबस बिल्कुल नया है, क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों को कैसे पढ़ना है, इस पर बात करेंगे। कंटेंट आपको कहाँ से तैयार करना है, काफ़ी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टफ होने वाला। रीज़न ये है कि मार्केट में आपके पास में कोई किताबें भी नहीं अभी जो एज़ पर आपके सिलेबस हों। बाज़ार में जो किताबें मिलती भी हैं आपको, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जो भी अनुभवी विद्यार्थी हैं जिनको समय हुआ है, कि सिलेबस की इंडेक्स लगा देते हैं और अंदर जब कंटेंट खोल कर देखा तो 10% भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो बड़ा धोखा हो जाता है। और इस बात को आप वहाँ पर दुकान के अंदर किताब देखते हुए चेक भी नहीं कर सकते, कितना पढ़ लोगे आप, 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज कितना पढ़ लोगे, तो एक समस्या होती है। नोट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम प्रोवाइड करेंगे। हिंदी मीडियम में अभी आपको पहले मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में कुछ दिनों के बाद में कोशिश करेंगे हम उसमें। वैसे भी मीडियम को लेकर, इंग्लिश और हिंदी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है एमपीपीएससी में। इंग्लिश में कंटेंट उतना नहीं मिल पाता है, इंग्लिश मीडियम वालों को स्पेशली अलग से अपनी मेहनत करनी ही पड़ती है। और वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपके हैंड का वर्क है, एक बार गाइड कर देंगे तो आप कर लोगे। तो चलिए, मुद्दा ये है कि अब मेंस मान लीजिए हम दे रहे हैं, या मेंस हमको तैयार करना है, तो किस प्रकार से तैयार करें। मेंस क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो साहब। मेंस में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, उसके आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं। इतना भी आसान नहीं होता है और इतना भी कोई कठिन नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव आंसर जो आपको लिखने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से तैयार करें, बहुत विशाल का सिलेबस आपको दिया है। बिल्कुल नया सिलेबस है, पुराना वाला जो सिलेबस था वो चेंज हो चुका है, हालांकि कुछ अवशेष उसके बाकी हैं, इधर उधर से वो ऐड किए गए हैं। खासकर स्पेशली मैं यहाँ पेपर 1, 2, 3 की बात कर रहा हूँ। हालांकि हम वीडियो में चर्चा करेंगे पूरे 6 के 6 पेपर पर, कोशिश करेंगे एक बार में समाहित हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, इन पर बात कर लेने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हाँ किस प्रकार से तैयार हो, कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा कंटेंट सबसे पहले तो चुनें। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है एक बार में ही, तो 4 पॉइंट को ध्यान रखना सबसे पहले, जो कि आधार बनेंगे। एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके हाथ पर सिलेबस होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए और दिमाग में उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके होनी चाहिए, भले आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर में हो अथवा ना हो, यहाँ होनी बहुत ज़रूरी है। ताकि 24 घंटे आपको याद रहे कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पेपर 4 में भी दिए हैं, पेपर 2 में भी दिए हैं। थिंकर्स कौन से पेपर 2 में है, कौन से पेपर 4 में है, हिंदी वाला सेक्शन भी लेके चलना है। बहुत ही विशाल का है। अभी तक इतिहास, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान ये सब पढ़ते रहते हो। इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, 20 टॉपिक हैं, या 20 विषय हो जाएंगे आपके, यदि मैं आपको कहूँ बिल्कुल शॉर्ट में। इतने सारे विषय आपको पढ़ने हैं। वो भी क्या है, 4 ऑप्शन अब नहीं मिलेंगे। अब क्या है, वहाँ पर लिखना है, मतलब आप क्या सोचते हैं वो लिखना है। यकीन मानिए जो नए विद्यार्थी रहते हैं उनके लिए पहली लाइन लिखना ऐसा लगता है कि साहब कितना कठिन काम है। प्रश्न ही यही होता है, अनुभवी विद्यार्थियों का भी होता है, सर कहाँ से उत्तर लिखना शुरू करें, पहली लाइन क्या लिखें जो बड़ी इंप्रेसिव भी हो, अच्छी भी हो, सही भी हो, सटीक भी हो, तार्किक भी हो, कॉन्सेप्चुअल वे में भी हो, रिलेवेंट भी हो क्वेश्चन के, क्या लिखें, बहुत कठिन होता है। अभ्यास से आता है, एक अच्छे मार्गदर्शन से आता है, तो इस बात का महत्व तो है, इसको नकार आप नहीं सकते। यदि आप एपीजे कलाम जी की श्रेणी में, तो फिर साहब आप सब कुछ अकेले कर सकते हो। खैर, तो सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना, सिलेबस। 4 पॉइंट सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए। हालांकि अब उससे ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगी, रीज़न ये कि पैटर्न चेंज कर दिया, शब्द सीमा जो है वह चेंज कर दी गई है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनको चेंज किया गया है। साथ ही साथ आप देखें कि वहाँ पर आपके 15 नंबर के क्वेश्चन थे, 6 नंबर के थे, वो अंकों का जो विभाजन है वह भी बदल दिया गया है। सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, नई चीज़ों को शामिल किया गया है, पबैट को शामिल किया गया है, पेपर 4 में भी बदलाव लाया गया है, आपका 1, 2, 3 में तो आया ही आया है। मध्य प्रदेश का स्पेशल कंटेंट आपको जोड़ा है, तो कई चीज़ों को कठिन बनाने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है।
तो उस पर बात करेंगे, उसको हम सरल बनाएंगे। अभी वीडियो में अपन देखेंगे क्या क्या अच्छा हुआ, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह होता है कि पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको देखेंगे आप। तीसरा एक अच्छे मेंटर के संरक्षण में रहें, उसकी नज़र में रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं उनको बताते चले, मैं इससे पढ़ रही हूँ, मैंने ये पढ़ लिया है, मुझे ये पढ़ने में दिक्कत जा रही है। इनके उत्तर भी लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा समय गंवा देने वाले हैं पढ़ने में, जैसा प्री में करते पढ़ते ही चले जाते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत ही कम बच्चे लगाते हैं, लगाए भी तो टेलीग्राम यूट्यूब टाइप का करते हो, नहीं आएगा काम। अभी भी आपने लगाया होगा, जिस स्तर का पेपर आया आप खुद जानते हो कि कितना काम आ गया आपको। कोई मरे से पेटे पिटाए टाइप के क्वेश्चन आप लगाते हो, उससे कितना लाभ होता है, आप उस चीज़ को देख लिया। खैर, तो अब आपको लिखना है, इसको उत्तर को लिखना भी है, प्लस अच्छे ऐसे क्वेश्चन लिखना है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसे प्रश्नों को सही उत्तर भी लिखना है जो उसको कोई चेक करे, क्योंकि हमने तो अपने तरफ से लिख दिया तो हमें लगता है बहुत अच्छा लिखा है हमने अपना, लेकिन जब सामने वाला कोई व्यक्ति चेक करता है तब उसको पता चलता है कि नहीं, ये इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती थी, है ना। हमको खुद अपनी गलती उतनी आसानी से नज़र नहीं आती, तो ये भी चीज़ हम देखेंगे। तो लिखना है अब आपको, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अध्ययन भी करना पड़ेगा, तब तो लिखोगे। तो ये चीज़ें हैं। प्लस इसके बाद में आपसे कहा कि आप सही व्यक्ति के संपर्क में रहिए, एक अच्छे मार्गदर्शन में रहिए। मेंस को कम समय है तो अच्छे से आप देख लीजिए उस चीज़ को, अपने पर मत थोपिए सारी चीज़ों को कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, मैं तो सक्षम हूँ। ऐसा नहीं है, आप सक्षम हैं, काबिल हैं, नो डाउट, आपकी योग्यता पर कोई शक नहीं है। परंतु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो दुनिया है उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि कोचिंग करने वाले ही सेलेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। पहले क्लियर कर दें, बिना कोचिंग के भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन समझो यहाँ पर जो समय आप अकेले चीज़ों को तैयार करने में दोगे, आप उसको तैयार कर लोगे मान लो 1 साल में, वही किसी सही गुरुजन के मार्गदर्शन में आप रहते हो तो आप उसको 4 महीने में तैयार कर सकते हो। यही वजह है कि जो विद्यार्थी सक्षम होते हैं आर्थिक रूप से या अवेयर होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। आप IAS में देखो, PCS में देखो, संपन्न परिवार की फैमिली के विशेषकर आप बच्चे देखो, क्या वजह है कि वो फटाफट सेलेक्ट हो जाते हैं। जबकि एक दूसरा आप देखो कि बिल्कुल मतलब निर्धन परिवार का बच्चा, लेकिन भले ही वो APJ कलाम जी की कैटेगरी वाला हो, उसका जीवन बड़ा संघर्षमय हो जाता है साहब। तो यदि आप अपने जीवन के साथ में इतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो फिर आपकी आगे मर्जी की बात है। कोचिंग सिर्फ इतना कर सकती है आपको, या कोई एक अच्छा मार्गदर्शक इतना कर सकता है कि आपके उस समय को बचा देगा। करना आपको ही है, बता बस देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। जो काम 1 साल में 4 महीने में, सिलेबस जो इतना विशाल है उसको समेट दिएगा वो। तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है, प्लस क्रॉस चेकिंग हो जाती है कि हाँ मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना है बेटा, इससे नहीं आता, आप इसको कितना ही पढ़ लो, इसको छोड़ रहे हो इसको पढ़ लो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आता है। इतने वर्षों का जो आपको अनुभव मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, वो चीज़ है। बदले में वो आपसे कोई अपना पारितोषिक लेता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो कहीं भी आप कर सकते हैं, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन अच्छा कोई देख लीजिएगा और ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बताया जाए कि बेटा इसका आंसर ये नहीं, ये लिखो। क्योंकि आप मान के चलो कि आपको एक अच्छे मार्गदर्शन में निरंतर रहने की ज़रूरत है। मतलब आपको 1 या 2 क्वेश्चन नहीं पूछना अपने गुरुजन से कि सर 1 क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, स्टैंडर्ड क्या होगा, बाकी सब लिख लोगे, नहीं कर पाओगे। आपको कई प्रश्न पूछने पड़ेंगे, सर इसका उत्तर बता दीजिए, इसका बता दीजिए। कई ऐसे ही प्रश्न होंगे जो बड़े मामूली से होंगे, ये बोले इतना आसान वाला, वो भी पूछना पड़ेगा आपको। और कई ऐसे होंगे बहुत ही टफ होंगे, बोले सर क्वेश्चन समझ में नहीं यार, आंसर क्या लिखूँ, इसमें क्या क्या लिख दूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं इस पर 100 शब्द लिख सकता हूँ, लेकिन वहाँ लिखने 10 शब्द हैं, वो भी पूछना पड़ेगा आपको। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी। खैर 3 चीज़ें हो गई, पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तीसरा होने वाला आपका मेंटर, और चौथे हैं अब आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कम समय दिया है, जिस तरह से इस बार गति में PSC आयोग हमारा नज़र आ रहा है, सब फटाफट बिल्कुल उन्होंने पेपर भी ले लिया आपसे, कोविड के जस्ट बाद में ले लिया, सेकेंड वेव के बाद में, प्लस आंसर की आप देखें 2 दिन के बाद में आपको अपलोड कर दिए 27 जुलाई यानी आज की दिनांक में। बहुत गति में काम कर रहा है आयोग और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जिस तरह से पेपर सेट किया है आप बिल्कुल शक नहीं कर पाओगे साहब जी, आप संदेह नहीं कर सकते योग्यता या किन्हीं भी चीज़ों को लेकर। बहुत शानदार पेपर, काबिल तारीफ पेपर बनाया है, टफ पेपर बनाया है, और ये लाभदायक है आपके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो कि मेहनती हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता था 1 लाइन, तो कब लग गया अपना, किसी के हो गया 80, किसी के हो गया साहब जी एकदम से 60, ये हो जाता था। इस बार का जो पेपर है उसमें जिनने अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर होंगे, जो मेहनत कर रहे होंगे, उनको बने होंगे साहब क्वेश्चन, और जो नहीं बनने हैं वो तो गए वाले क्वेश्चन हैं, ऊपर से गए होंगे, वो सभी के ऊपर से गए हैं। कोई कितना ही पढ़ने वाला हो, इतना आसानी से उसको कुछ क्वेश्चन के उत्तर नहीं बनने वाले साहब। कोई नहीं पढ़ता इतना रेगुलर वे में कि किसने कहा था कि राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, या भारत में कोई भी गोरे आदमी को अच्छा नहीं देखता, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते साहब, बहुत हायर रेंज के हैं। तो इसका मतलब यह कि जो सिनेरियो आया है, जो पैटर्न आया है, उससे आपको लाभ मिलेगा।
आप मेहनती हैं, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत को सराहा जाएगा, आपको आगे बढ़ने के अवसर अच्छे हैं। मेंस में भी यही होने वाला है, इसलिए मैं दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ। आयोग ने काफ़ी अच्छा काम किया है, प्रशंसा योग्य है, नो डाउट साहब, है ना। मेंस में भी पेपर इस तरह का आएगा, टफ क्वेश्चन पेपर आने की संभावना लग रही है। दूसरी बात, वैसे ही सिलेबस इतना ब्रॉड है, टफ हो ही जाता है। तीसरी बात ये है सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि अब वो जो पैरामीटर ढूंढ रहे हैं वो चाहेंगे कि उस पैरामीटर के उत्तर आप लिखें, यानी सतही टाइप के आप उत्तर लिख दोगे तो नो, आप भले ही पूरा पेपर कर गया पर नो यानी नो, यानी कि उनको उस लेवल का पेपर की आंसर की चाहिए है या उस तरह का डिस्क्रिप्टिव उत्तर चाहिए है, जैसे प्रश्न उन्होंने प्रीलिम्स में पूछे हैं उस तरह के उत्तर उनको चाहिए हैं कि साहब इस वे में लिखो, इतनी गहराई से लिखो। हम आपसे कहीं पूछ रहे हैं वीर सिंह बुंदेला जी के बारे में या वीर सिंह देव जी के बारे में या मधुकर शाह जी के बारे में, इस तरह के लिखो। 2019 में ही उन्होंने अपना एक थोड़ी सा सिनेरियो दिखा दिया था, 2020 वाले तो और क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको कि साहब IAS का पैटर्न पे आपको तैयार रखना है चीज़ों को, है ना। तो ये बात है। अब इन सब चीज़ों को तैयार कहाँ से करना शुरू कर दें अपन, ठीक। चलो तो अपन एक एक करके देखते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करते हैं। ये तो हो गई बहुत सारी टफ बातें, बहुत कठिन, ऐसा लग रहा होगा अरे क्या कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस है। चलो अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। मेरी नज़रों से देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस को सबसे पहले सिंप्लीफाइड करना है तो पूरा पैटर्न दिमाग पर बिठा लीजिए जो आप पेपर देने वाले हैं। कैसा पैटर्न बना लिए दिमाग पर, तब कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 3 मार्क्स के, कितने आने हैं 5 मार्क्स के, कितने आने हैं 11 मार्क्स के। 3 मार्क्स वाले कितने शब्दों में लिखना है, 11 मार्क्स वाले कितने शब्दों में लिखना है, पार्ट ए में कितने शब्द हो रहे हैं, पार्ट बी में कितने हो रहे हैं, टोटल 3 घंटे में कितने शब्द लिखने हैं, किनको फोकस करना है, किनको आपको सेक्शंस को छोड़ना है सिलेबस के। इन चीज़ों को दिमाग में सबसे पहले बिठा लीजिए। तो चलिए एक एक करके मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। 2 प्रकार से पढ़ना। पहला क्वेश्चन के जो शब्द हैं उनके हिसाब से देखना, दूसरा होता अंकों के हिसाब से देखना। ये 2, एक और तीसरा वे भी होता है, पहले इन 2 को बात कर लो फिर हम बात करते हैं उस पर भी। कुल 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको, या 3 ही प्रश्न आएंगे कुल। उन 3 के अंदर के जब आप प्रश्नों को ऐड करेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे पुराना पैटर्न होता था 2019 तक का 56 क्वेश्चन आते थे पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, ठीक। बता देता हूँ एक शॉर्ट में। 3 नंबर वाले 15, पार्ट ए और पार्ट बी होता था, 2 पार्ट होते थे, ठीक है। इस बार भी 2 ही पार्ट हैं। पार्ट ए देख लो फिर उसको डबल कर लें तो पार्ट बी बन जाएगा आपका। पार्ट ए में 3 नंबर वाले 15 क्वेश्चन, 6 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए 15 प्लस आपके 10, 25 ये हो गए, प्लस 3 क्वेश्चन बड़े वाले लॉन्ग वाले, कितने हो गए 28। 28 का डबल कर दो 56 आपका आ रहा है 56। यानी टोटल 56 क्वेश्चन लिखने पड़ते थे, आंसर लिखने पड़ते थे। लेकिन वो क्वेश्चन कितने थे, 3 ही होते थे। शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरी, दूसरा मध्यम यानी लघु उत्तरी, तीसरा दीर्घ उत्तरी करके। तो क्वेश्चन तो 3 है लेकिन उसके अंदर में सब सेक्शंस बनाओगे तो 56 आंसर आपको लिखना है। 56 का डिजिट ही बहुत बड़ा है अपने आप में। कैसे बड़ा है कि साहब 56 विविध प्रकार के टॉपिक्स पर लिखना है, बड़ी बात है। एक साथ पूरा इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण सब कुछ उठा के डाल देना वहाँ पर, उस वे में लिखना वो एक कला होती है, मेहनत से आता है वो। तो ये बड़ी बात थी। इस बार थोड़ी सा ईजी किया है साहब जी, ठीक। 2 बातों में ईजी किया है। पहला तो ईजी किया है कि पेपर की जो डिस्क्रिप्टिवनेस है, पहले आपके लगभग 4500 वर्ड्स के आसपास जाते थे, 4400। कैसे 3 नंबर वाले कम से कम में लिखोगे आप, कितना लिखते थे 20-25 शब्द कम से कम लिख डालते थे, कई तो और भी महान होते थे इससे आगे। उसके बाद में 100 शब्द वाले लिखोगे, 10 लिखोगे पार्ट 1 में, कितने होगा 1000, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कितने 300 यानी 900 लिखोगे। कितने होगा कुल शब्द जोड़ो, 900 प्लस 1000 यानी 1900 हो गए। 3 नंबर वाले जब आप 15 लिखोगे, 20 शब्द मान लो आपने एक लाइन पर, एक उत्तर पर लिखा, कितने शब्द हो रहे हैं साहब जी, 10 पर आप लिख देने वाले 200, 15 पर लिख देने वाले 300, 1900 और 300 कितने हो गए 2200 मिनिमम बता रहा हूँ। जबकि मैं ये 2200 पार्ट ए में है, डबल करोगे तो पार्ट बी कर दिया तो कितने हो गए 4400 शब्द। इस बार चेंज किया है और अच्छा किया है, और इससे लाभ ही है पीएससी को, और इससे विद्यार्थियों को भी लाभ है। बताता हूँ क्या चेंज किया है। 3 नंबर वाले इस बार जो शब्द आपको लिखना है 10 शब्दों में लिखना है, यानी कि एक लाइन में आपको लिखना है, ठीक। दूसरा है 5 अंक वाले शब्द, वो 50 शब्दों में आपको लिखना है। तीसरा है 11 अंकों वाले शब्द, वो 200 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक। अब इसको देखो बहुत अच्छे से। 3 अंक वाले कुल कितने प्रश्न आएंगे 15 आने वाले हैं। 5 अंक वाले कितने आएंगे 10 आने वाले हैं।
जबकि 11 अंक वाले कितने प्रश्न आने वाले हैं? 5 प्रश्न पार्ट ए बस में करके अपन देखें। यदि 3 अंकों वालों को आप देखेंगे 15 प्रश्नों में 150 शब्द होते हैं। 10 एक में 15 में कितने हो गए? 150। 5 अंक वाले यदि हम देखें, एक आपको उसमें लिखना है 100 शब्दों में, ठीक है, इस बात को जानते, सॉरी 50 शब्दों में। जब आप इस चीज़ को लिखेंगे तो 10 क्वेश्चनों के उत्तर लिखेंगे आप कितने? 500 में। तो 500 ये हो गए और 150 वो गए, यानी कितने हो गए आपके? 650। ठीक, पार्ट ए बस की बात कर रहे हैं। 11 अंक वालों की बात करो, 5 प्रश्न हो रहे हैं, 200 में लिखना है, तो 200 पंचे 1000। तो अब टोटल मार लो इस चीज़ का, कितना हो गया आपका? 1650। 1000 प्लस 500 प्लस 150 शब्द, कितना हो गया? 1650। पार्ट ए कहलाया। डबल कर दो, पार्ट बी हो जाएगा, कितना हो गया? 3300 वर्ड्स। ये जो बता रहा हूँ ना ड्राफ्ट, ये दिमाग में बैठा लो, इससे बहुत हेल्प होने वाली है। कभी भी ध्यान रखना, जिनको ये दिमाग में नहीं बैठा होता है फॉर्मेट, बड़ी दिक्कत होती है, चाहे पुराना पैटर्न रहा हो चाहे नया। अब तो नया है तो नए वाले को ध्यान रखोगे आप। इसमें और भी क्या फ़ायदा होने वाला है कि साहब हमको किन चीज़ों को फोकस करना है। कल को आपके सामने एक स्थिति आएगी कि साहब समय कम बचा हुआ, मुझे पेपर मेरा छूट रहा है, 3 नंबर वाले भी कुछ छूट रहे, 5 वाले भी कुछ, 11 वाले भी, कौन सा पहले मैं उठा के चुन लूँ, कौन सा लिख दूँ मैं पहले? ये भी आएगा एक समय, तब आपको ये फॉर्मेट काम आएगा। अपन को मालूम ही नहीं है कि 3 वाले कौन से कितने हो गए हैं, कितने अपन को लिखने हैं। क्या करोगे आप? पूरा मैदान जो है सामने का, जहाँ आपको भेजा जा रहा है उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए, चारों बिल्कुल कोने बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ऐसा लगे कि आप उसको देख रहे हो जीपीएस के थ्रू, इस तरह का होना चाहिए, तब आप फटाफट डिसीजन ले पाओगे। नहीं जानते हो तो क्या होगा? तब भी आप डिसीजन ले लोगे, पर आपके डिसीजन की जो प्रोसेसिंग होगी, कभी भी ध्यान रखना, वो स्लो होगी, क्योंकि आप एक एक चीज़ को याद कर रहे होगे। ये वही बात है, जिनको पहाड़े याद होते हैं, टेबल्स लर्न होती हैं, वो मैथ्स के क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं। जिनको लर्न भी नहीं, वो वहीं पहाड़ा बनाते, 2 का पहाड़ा भी वहीं पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 होता है, ठीक है। तो ये इसमें समय चला जाता, बना तो आप तब भी लेते हो, लेकिन क्या चला जाता? समय। और दौलत क्या है? समय ही तो दौलत है वहाँ पर आपकी। घर लाने तो मिलेगा नहीं कि कल जमा कर देना कॉपी आप, ऐसा है नहीं साहब, दिमाग में होना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या हो गई? शब्दावली होगी, शब्द सीमा हो गई। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि साहब कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मैंने इतने के आंसर लिख दिए हैं मेंस में, अभी तक मेरा 1.5 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए, अभी 1 घंटे बस बचा है, मुझे ये भी लिखना बाकी है, इसको मैं पहले प्राथमिकता दे दूँ, इसको नहीं दूँ। ये सब आप तब कर पाओगे जब आपके दिमाग में है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब उसमें और भी अच्छी क्या बात है साहब जी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में 2 खंड बनाए गए हैं, यानी पार्ट ए पार्ट बी बनाए गए दोनों में, जैसे पहले होता था। नहीं मालूम पुराना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन नए हैं साहब जी, पहली बार अपन दे रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है हमारा, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेंस दे रहे हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही डीसी बनने वाले हो, बिल्कुल बन सकते हो। इसको ध्यान रखना, जो चीज़ कह रहा हूँ मैं आपसे। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है आपकी, 2 खंड होते हैं, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, अलग अलग सेक्शन वाइज आपको सिलेबस वहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस में जो सेक्शंस आपको दिए हैं, जो अंकों का डिवीज़न है, उनको बड़े अच्छे देखो। आपके कुल 6 पेपर होने हैं, ये बात आप जानते हैं। 6 में से 3 अलग हैं, 300 नंबर वाले 3 होंगे, बाकी जो 2 बच रहे हैं आपके, तो वो 200 के होंगे। कितने हो गए? 5 पेपर। अभी भी 1 बच रहा है, वो कितना होगा? 100 नंबर का होने वाला है, यानी निबंध वाला पेपर। ये भी फॉर्मेट पूरा दिमाग में हो, हालांकि पढ़ोगे अभी, बार बार गुजरोगे उससे, तो वो तो आ जाएगा दिमाग में, बट बहुत क्रिस्टल क्लियर। अब इन 6 पेपरों को मान लो अपन को, इन प्रश्नों को तैयार करना है अपन को, या इन सेक्शंस को। कैसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किन पेपर्स को पहले तैयार कर लें, कौन सी चीज़ें को अपन कैसे रिलेट करके पढ़ें। सबसे पहले देखो, इसमें स्कोरिंग कौन सा पेपर होता है। सबसे पहले चीज़, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 4 होता है। सबसे टफ पेपर भी यही होता है, इस बात को ध्यान रखना, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही होता है। पुराने पैटर्न की बात कर लो चाहे नए पैटर्न की बात कर लो, अपडेट किया गया है सिलेबस, चेंज है इनमें कुछ चीज़ों को लेकर, और शाब्दिक रूप से सिलेबस में चेंज नहीं भी मिल रहा आपको, तो ये मान के चलना कि उसके अंदर भावार्थ में चेंज है, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। इवन 2019 में बदल गया था, सिलेबस नहीं बदला था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के पैटर्न बदल दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। जो भी सिलेबस आयोग ने दिया, सबसे अच्छी बात उसमें ये होती है, वो उन्हीं सेक्शनों में से पूछता है जो सिलेबस में दिया है, उससे नहीं पूछता जो भले ही उस सब्जेक्ट के तो हों पर सिलेबस में ना दिए हों। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। पहली बार हो रहा है तो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल आपको इसमें होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे बाद में। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या कहा मैंने, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 6, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। क्यों है? एक बहुत जनरल टर्म में देखो, लोग इसकी उपेक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है इतिहास बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी बहुत सारा पढ़ना है, एमपी बहुत सारा पढ़ना है। उसी में पढ़ते पढ़ते उनका जो टाइम होता है, 100% टाइम में से पता चला 70% टाइम वो कोलैप्स कर जाएगा वहाँ पर।
ये तैयार कितना हुआ साहब जी आपका? मात्र 3 पेपर। उसको तैयार करने में बहुत समय लगेगा, जबकि इन सेक्शंस को तैयार करने में काफ़ी कम समय लगता है और बहुत टेक्निकल होते हैं ये। अब हिंदी के आपको वीडियो हमारे मिलेंगे या हमारे बारे में जिनसे भी जानकारी मिल जाएगी तो आप उनसे पता कर लीजिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ इतना टेक्निकल है। बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग की तरह आपको हिंदी मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग की तरह पेपर 4 आपको मिलने वाला था। आप ठीक बताएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, मिल जाएगा आपको। जो विषय पर वीडियो चाहिए हो, जो टफ लगता हो उसको तैयार करने का, आप बताइए कमेंट में। मैं ये कहूँगा कि इनको साथ में लेके चलो, यानी पेपर 4 पेपर 5 इनको साथ में अभी से लेकर चलिए। अपना टाइम मैनेजमेंट को कुछ ऐसा डिवाइड करो, 100% टाइम में से आप अपना 40% टाइम रखिए लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, 60% टाइम रखिए आप किसके लिए? स्टडी के लिए। यानी पढ़ोगे कितने? 60%। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो आप 10 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, 4 घंटे क्या करोगे? लिखोगे। 6 घंटे क्या करोगे? पढ़ोगे। 6 ही घंटे पढ़ते हो आप, 5-6 घंटे पढ़ते हो, क्या करोगे? 3 घंटे आप चाहिए, 3-3.5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए साहब। बाकी टाइम जो बचा आपका उसमें आपको लिखना चाहिए। तो ये थोड़ी सा रखिए। हाँ अभी शुरुआत है, पहले दिन से नहीं लिख पा रहे हो तो ये कर सकते हो कि 30 और 70 का रेशो अभी रख सकते हो, बट रेशो यही रखना। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा उस रेशो को बढ़ाते चलिएगा आप। कई बच्चे क्या सोचते हैं हम हाँ लास्ट में रेस्ट सीरीज़ कर लेंगे, आखिरी में आप अकेले कितना खींच लोगे? दिक्कत जाती है उसमें। एकदम से जाके पहाड़ नहीं उठा लोगे या जाके सीधे धनुष उठा के तोड़ नहीं दोगे, क्रमिक प्रक्रिया से आता है, धीमे धीमे ही आएगा वो आपको। तो अभी से लेकर चलो। मैं कहता हूँ आप 1 पेज लिखो, हफ्ते में 1 निबंध लिखो, पर लिखो। मैं ये कह रहा हूँ आपको 6 पेपर लिखने हैं, 6 दिन तो आपके ये चले गए। समझो इस मैनेजमेंट को। जब आप लिखोगे नहीं, आप कितना ही पढ़े रहो, आप वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पूरा तैयार कर लिया, लेकिन आप सोच रहे हो कि वहाँ अच्छा लिख दोगे, तो नहीं। लिखना बिल्कुल अलग ही चीज़ है। और इस बात को जान लो, जितना व्यक्ति पढ़ता है ना, जितना ज्ञान है आप में, मान लो आप में ज्ञान है, आप 100 बातें जानते हो, जब उसको लिखने की बारी आएगी ना वहाँ पर, तो आप अपने ज्ञान का 40% लिख पाते हो। मेंस के दौरान स्वयं फील होगा कि मैं कितना कुछ जानता था इस पर मैं लिख नहीं पाया, समय उतना नहीं मिल पाया, व्यवस्थित नहीं हो पाया, मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया, क्रम नहीं बना पाया या बना पाई, पहले ये लिखना था वो। लोगों के जानते हो कैसे कैसे प्रश्न छूटते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, ये प्रश्न छूट जाते, पता चला बायोटेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं और छोड़ करके आ रहे हैं क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का छोड़ के आ रहे हो, ये क्या बात हुई? DPS भी छोड़ के आ रहे हैं, राजा भोज छोड़ के आ रहे हैं, बोले 300 नंबर का सर पूरा उड़ गया। ये हो जाता है, 300 शब्दों का, सॉरी, पूरा का पूरा छूट गया सर, मिस हो गया। लिख रहे थे वहाँ बायोटेक्नोलॉजी। जब फील्ड नहीं है, उतना नहीं जानते, तो बेटा किसको चुनोगे आप? पहले इसको चुनोगे। ये भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता जो आपको तय करनी है। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि सोच सोच कर लिख रहे थे, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस की नहीं साहब। तो ये गलती नहीं करना है। और ये गलती कैसे नहीं होगी? जब अभी से आप तैयारी करो। रोज़ाना आपको आंसर राइटिंग की करनी है प्रैक्टिस साहब। ये 3 मार्क्स की भी करनी पड़ेगी, 5 की भी करनी पड़ेगी, 11 मार्क्स की भी करनी ही पड़ेगी आपको अभी से। प्लस उसमें सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी लिख लिया अपन ने, 10वीं का एग्ज़ाम है, 11वीं का एग्ज़ाम है, कॉलेज का एग्ज़ाम है, कॉपी तो भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर नहीं मिलेंगे। अनुभव से सीखो। विद्यार्थियों के 2-2, 3-3 मेंस दिए, एक बार इंटरव्यू कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ कमी होगी। हर बार आयोग पर ही प्रश्न उठा देना गलत है। कभी को अपने अंदर भी हमको झांक कर देखना पड़ेगा साहब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सिनेरियो होने चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट को लेकर होना चाहिए। 60 to 70% टाइम आपको स्टडी में देना चाहिए, 30% टाइम आपको आंसर राइटिंग के लिए देना चाहिए। अभी शुरुआत है, अभी मेंस को समय कम है, ज़्यादा पढ़ो कम लिखो। धीमे धीमे जैसे जैसे समय गुजर रहा है, पास आ पा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आपका, लिखने का जो परसेंटेज टाइम है उसको बढ़ाते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं साहब किन पेपरों को कैसे क्या तैयार करिए। बोथ साइड से तैयार करो। यहाँ से पेपर 5 तैयार करो, यहाँ से पेपर 1 या 2 जो भी आपको सूटेबल लगे वो तैयार कीजिए। वहाँ से चलना आप आगे करिए। कैसे क्या तैयार करना वो अभी ज़्यादा नहीं बता रहे, उसको अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। पर आपका वे ये होना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना बोले सर हम तो पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते चले। हाँ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इनमें आपको बहुत समय लगेगा। आप अपने जो टाइम टेबल है डेली का उसको बांटिए। इतने से इतने बजे मैं पेपर 1 पढ़ूँगा, इतने से इतने बजे मैं पेपर 5 पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, इतने से इतने बजे मैं पेपर 4 पढ़ूँगी। ये आप कर लीजिए, बिल्कुल नियम बना लेना। ये नहीं करना कि मैं दिन भर बस पढ़ूँगा, जो हाथ में आ जाएगा पढ़ूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको। टाइम डिवाइड और उसका बहुत कठोरता से पालन करना। जिस दिन आप अपने द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से बड़े पालन कर लेंगे, राधा कृष्ण जी का कथन है कि वह व्यक्ति देवताओं की श्रेणी में चला जाता है यदि वो खुद के बनाए नियमों को ही फॉलो कर ले।
नियम बहुत लोग बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। तो 4 बजे से उठना है, 5 बजे से उठना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये करना उचित है, वो करना अनुचित है, जानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं खुद के। यदि कर लें तो किनकी श्रेणी में पहुंच जाएंगे? देवता होने की श्रेणी में पहुंच जाएंगे साहब। तो नियमों को कठोरता से पालन करना है, मैंने आपसे ये चीज़ कही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो डबल साइडेड मिनिमम चलिए आप। अब ऐसा भी नहीं करना, बोले सर मैंने टाइम ऐसा बांट लिया है, 2 घंटे पेपर 1, 2 घंटे पेपर 2, 2 घंटे पेपर 3, 2 घंटे पेपर 4, इतना भी नहीं कर लेना। आराम से इधर से प्लस इधर से जो बता रहे हैं, थोड़ी सा मध्यम मार्ग अपनाना, वो ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल ही ऐसे नहीं, बिल्कुल ही ऐसे नहीं, फ़ायदे में रहोगे साहब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कौन सी क्या बुक लेनी है, कौन से क्या लेना है, सीधा सीधा एक नोट्स रखो जो एज़ पर योर सिलेबस हो। घर में दुकान मत लगा लेना, लाइब्रेरी नहीं बना लेना घर को, जैसा कि प्राय बड़े विद्वान टाइप के, ज़्यादा पढ़े लिखे टाइप के बच्चे करते हैं कि घर पूरा का पूरा लगता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बना दिया है उन्होंने। वो नहीं करना है। आपकी टेबल पर बेटा जितनी कम किताबें होंगी, आप उतना अच्छे से पढ़ते हो। आपकी टेबल पर जितनी अधिक मात्रा में किताबें होती हैं, आप उतना ही बुरे तरीके से पढ़ते हो। जिस समय जेब में पैसे कम होते थे, कम किताबें खरीद पाते थे बेटा, उस समय आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते थे। आज जेब में पैसे भरे हुए हैं, किताबें कोई सी बोलो तत्काल हैं अपने पास में, लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या करो, बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ों को अपने टेबल पर रखिए साहब जी, अपनी अलमारी पर रखिए। टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब है एज़ पर योर सिलेबस होना चाहिए। उनको ही पढ़ो, बाकी चीज़ों को अलग करना सीखो। क्या क्या नहीं पढ़ना है, जिस दिन आप ये सीख गए, मान के चलो आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्या पढ़ना है ये सबको मालूम है, ठीक। कैसे पढ़ना है ये नहीं मालूम है। क्या क्या नहीं पढ़ना है ये भी हर किसी को नहीं मालूम है। इस बात को क्लियर कर लें आप। जो मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं समय समय पर बताता रहूँगा। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपका ध्येय है सामने, उस चीज़ को ही आप पढ़ेंगे। अनावश्यक किताबें इधर उधर की इकट्ठी नहीं करो, बोले ये वाली भी अच्छी है, ये भी ले लो, वो भी अच्छी है, वो भी ले लो, वो भी अच्छी है, वो भी ले लो, ठीक है। अपन को दुकान नहीं खोलनी है, आपको अधिकारी बनना है, ठीक। सिलेबस को लेकर ही चलेंगे, ज़रा सा भी भटकाव नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होगा भटकाव? यदि हाथ में आपके उसकी हार्ड कॉपी रहेगी तब भटकाव नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि हार्ड कॉपी नहीं है, ऐसे ही हाँ हमें तो मालूम है, भटकाव हो जाएगा। अपने आप को क्रॉस चेक करते रहें साहब जी। ये पढ़ लिया मैंने, मार्क कर लिया, डेट लिख लिया साहब। एक अच्छा मैनेजमेंट लाइए, जो टाइम टेबल बनाया, जो समय सीमा बनाइए, 15 दिन में ये, 20 दिन में ये, 1 महीने में ये उसको पालन कीजिए, तब आप एक सही वे में। ये हो गया है, टिक मार्क हो गया। ये बाकी है, ये मिल नहीं रहा है, ये कठिन है, बन नहीं रहा है, सर से पूछना है, मैम से पूछना है, ये सब चीज़ें करना शुरू कर दो। जिस दिन ये करने लगोगे, अपनी डायरी मेंटेन करने लगोगे, उस दिन अधिकारी बन जाओगे। आधे 60% तो बन गए। एक अलग अपनी डायरी बना लो, किस चीज़ की, किस विषय की, MPPSC की डायरी, आपकी खुद की पर्सनल। प्रिंस हो गया, जो भी अनुभव, जो भी सीख मिली उसको लिखो। मेंस होने वाला, टारगेट मेंस, उसको जाकर लिखो। मेंस में इतने इतने पेपर हैं, मेरा ये सेक्शन काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है मैं इनको बना लूँगा, मेरा ये सेक्शन कमज़ोर है। लिखो इस बात को। मुझे ये बात सर से पूछनी है, आज सुबह मैं इतने बजे उठ गया था, मैंने ये चीज़ें पढ़ ली है। पर्सनल लाइफ लिखना नहीं कह रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ लिखने कह रहा हूँ। मैंने तो लिखा कि साहब आज मैं इससे मिली थी, उससे मिला था, ये सब नहीं कह रहा हूँ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो आपकी ऑफिशियल डायरी होगी, पर्सनल वे में यदि आप देखें तो। कल को जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तब आपको डायरी मेंटेन करनी ही है। आपको ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाएगा। मैं खुद इतने बार सेलेक्टेड हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इतने वर्षों के अनुभव, तब आपको करनी है। तो जो काम बेटा अधिकारी बनने के बाद करना, उसको पहले से क्यों नहीं मेंटेन करो अपनी डायरी, प्रोफेशनल डायरी जो आपकी रहेगी। आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है अधिकारी बनने के बाद में, हमेशा एक डायरी आपके पास में रहती है साहब जी, दैनंदिनी या जो भी आप उसको कह लेना चाहें। उसमें टारगेट लिखे होते हैं, डेट वाइज लिखे होते हैं कि 15 दिन के बाद में इतनी तारीख को मुझे इनसे बात करनी, ये रिपोर्ट सबमिट करनी, इनसे ये करना है। आज मैंने ये काम किया, आज यहाँ पर रेड मारी, आज इतना सामान जब्त हुआ साहब जी, इसको जेल भेजा, इसको निकलवाया, ये किया, वो किया, सब होता है। तो आप अपनी PSC की डायरी क्यों नहीं, समझो इस बात को। अधिकारी बनना है तो वैसे जीना सीखो थोड़ी सा। डायरी बनाओ MPPSC, उसमें लिखो आज मैंने सुबह इतने बजे उठा, मैंने ये वाले टारगेट रखे हुए थे, आज मुझे इतिहास पढ़ना था, आज मुझे पेपर 4 में 2 थिंकर पढ़ने थे, मैंने उनको पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन भी लगाने थे, मुझे लिखना था, उसका आंसर राइटिंग करनी थी, मैंने ये कर लिया है। मुझे तीसरा थिंकर लिखना था, मैं उसको नहीं लिख पाया, उसको लिखने के दौरान मुझे ये कठिनाई आ रही थी, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा था। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद मैंने पढ़ा तो 4 बार, पर बन नहीं रहा है, किससे पूछूँ, सर से पूछना है, मैम से पूछना है, कहीं और सर्च करना है। ये चीज़ें लिखो, इससे क्या होगा कि आप अपने आप से आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। ये आपकी चीज़ें होनी ही चाहिए।
सेम प्रीलिम्स, सेम मेंस, सेम इंटरव्यू, कितने ही एक्सपीरियंस आप क्यों ना हो, आपने जितने भी इंटरव्यू इससे पहले दिए हुए हैं, मेंटेन कीजिए डायरी। जो लोग डायरी मेंटेन करते हैं वो जल्दी सेलेक्ट होते हैं, याद रखना। अनेक विद्यार्थी जो 5-5 बार मेंस दिए हुए हैं नहीं कर पाते साहब जी। रीज़न क्या है? वो मेंटेन नहीं करते खुद का रिकॉर्ड। जितना आप में ऊर्जा है, जितना आप में ज्ञान है ना, आप उसको एकाग्र कर दो उस डायरी के माध्यम से, आप मान के चलो आप टॉपर बन जाओगे साहब। पर हम क्या है कि थोड़ी सा ओवर कॉन्फिडेंस, अरे हमको बहुत बनता है, हम सब जानते हैं, ये होता है, ये होता है, हम सब जानते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सर्वभू हैं, सर्वे संतु हैं। गलती हो जाएगी साहब, बचना इस बात से, ठीक है। और खासकर नए विद्यार्थी जो हो वो तो बिल्कुल इस तरह की लापरवाही की आदतें मत रखिएगा, ठीक है। अलग से डायरी वाली बात मैंने आपसे कही। अपने अचीवमेंट्स को, अपनी कमियों को, अपनी सीखों को लिखिए। 5 बार इंटरव्यू दिए हो, 4 बार इंटरव्यू दिए हो, डायरी आपको लेकर जानी थी वहाँ पर, ठीक। बहुत अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, उनका सीक्वेंस क्या था, आपको तत्काल वहाँ पर बोर्ड से बाहर निकलते ही लिखना था आपको। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं बाद में लिख लूँगा, याद रहता है। 50 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, आपने 10 लिख लिए तो क्या किया आपने? 20% काम किया। फेलियर के मार्क्स कहलाते, 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। क्या किया आपने? क्या सीख मिली आपको उससे? क्या रचनात्मक उससे सीखा? नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं अगली बार भी फिर इंटरव्यू देकर निकलेंगे बाहर, अगली बार फिर इंटरव्यू देकर निकलेंगे, इंटरव्यू देते देते निकलेंगे। ऐसा तो नहीं करना ना। एक बार में प्री, एक बार मेंस, एक बार इंटरव्यू, सीधे ऑफिसर। ज़िंदगी बहुत लंबी, जियोगे कब अच्छे से? या हमेशा एक तनाव लेकर चलोगे, पढ़ाई 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 और बहुत सारी चीज़ें, बाकी काम कब करोगे? एक बार अपना 100% दे दीजिए, बस मैं यही कह रहा हूँ आपसे। गलतियाँ मत करिए, जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से मेंटेन कीजिए साहब। एक एक क्वेश्चन वहाँ का इंटरव्यू का आपको सीख देगा। मेंस का एक एक क्वेश्चन, मुझे ये लिखने में दिक्कत जा रही थी, मैंने ये लिखा है, मुझे गलत लग रहा है, मुझे इसको और सुधार करना चाहिए था, वो दिमाग में रहेगा। वरना हम यही भूल जाते हैं कि हमको खोजना क्या था गूगल में। डायरी में है क्या खोजना, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाकर एक पलटा, अच्छा ये मुझे देखना था, सर से मुझे मिलना था, सर से मुझे ये चीज़ पूछनी थी, अच्छा सॉरी सर मैं पूछना भूल गया था, ये बता दीजिए। इससे क्या होगा, आप अपडेट होगे दिन प्रतिदिन। ये चीज़ें करिए। 4 पॉइंट: सिलेबस, गुरुजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड यू। टाइम मैनेजमेंट ये फॉलो करिए, डायरी को फॉलो कीजिए, ठीक। सिलेबस पर आ जाते हैं अपन। सिलेबस में जो आपको बताया, पेपर 5 से स्टार्ट करिए, पेपर 1 से स्टार्ट करिए, या 2 साइड से स्टार्ट करिए। ऐसा आपका कुछ भी हो सकता है, आप पेपर 2 से स्टार्ट कर लो, पेपर 6 से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर डबल साइडेड स्टार्ट करिए और दोनों को इस पॉइंट पर लाकर मिलाइएगा, क्योंकि सिलेबस में जो पॉइंट दिए हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। करंट के कई सेक्शंस आपको तैयार करने हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। करंट से बहुत अपडेट्स है इस बार का प्रीलिम्स का पेपर। क्या समझ रहे हो, मेंस का ऐसे ही होगा? नहीं होगा, तैयार करना पड़ेगा आपको। यूँ ही आपने पिछले बार मेंस दे दिया था, पास हो गए थे, या इस बार यूँ ही नहीं होगा कुछ भी, खासकर कॉपी चेक करने के दौरान। यही वजह कई लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। 4 बार मेंस दिए हैं, 2 बार सेलेक्ट हुए हैं, 5वीं बार मेंस दिए, इंटरव्यू कॉल तक नहीं आएगा। कारण क्या था? ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, रिवीजन हो गया, नहीं हो पाया था, प्लस लापरवाही में कमी थी साहब, या उसमें वो चीज़ हो गई। इनसे बचना है आपको। एक अच्छी मैनेजमेंट वाली लाइफ लेकर आइए, ठीक। अब अपन इस पर आ गए साहब जी। पेपर 6 को लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, बोले अरे GS VS तो हमने यूँ ही पढ़ लिया है और बनता ही हमको, तो ऐसे ही तो आते निबंध। आप उठाकर देखना मार्कशीट विद्यार्थियों की, सबसे कम नंबर निबंध में मिलते हैं। रीज़न ऐसा नहीं कि उनमें ज्ञान कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भरपूर ज्ञान है उनको। पेपर 1 में बहुत अच्छे नंबर लाए, 2 में अच्छे नंबर लाए, 3 में भी अच्छे नंबर लाए, ठीक। किस पेपर में कम नंबर लाए? पेपर 6 यानी कि निबंध वाले में नंबर कम आते हैं। कैसे आते हैं टॉपर्स के? 55%, 58%, 50%, 52%, 48%। ऐसे ऐसे विद्यार्थी 100 अंक के निबंध के पेपर में 44 नंबर मिले हैं, 42 नंबर मिले, तब जाके वो सेलेक्ट हुए हैं। यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट की मैं बता रहा हूँ, जो फेल वाले हैं तो वो तो भूल जाओ आप अभी क्या नंबर मिले होंगे। क्यों होता है ऐसा? लापरवाही। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, योग्यता की उनमें कोई कमी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी सा ज़्यादा हो जाता है। बताना क्या चाहता हूँ, निबंध लिखो, हफ्ते में 1-2 निबंध लिखो। किन विषयों पर लिखो? गत वर्ष में आए हुए जो विषय हैं उन पर निबंध लिखो, अच्छे से पढ़ो फिर लिखो, ठीक। इसमें भी टेक्निक ध्यान रखना। आज पढ़ना, आज पढ़ा, अभी पढ़ा, 2 घंटे बाद लिखो, शाम को लिखो, अगले दिन लिखो। सोचो उसको पढ़ने के बाद में, ये नहीं कि बस पढ़ा और तुरंत लिखने बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। पढ़ लो आराम से, और क्या उसमें अपडेट कर सकूँ। एक बात ध्यान रखना, जितना किताब में दिया हुआ है, जो आपने निबंध पढ़ा, जो भी प्राइवेट पब्लिशर या किसी की भी बुक्स पढ़ी,
जितना उसमें लिखा है ना आपको उससे अच्छा लिखना है, याद रखना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि अभी उस बंदे के नाम की किताब छपी है, बहुत एक्सपीरियंस है, अगला बंदा कौन होगा जो उस किताब को लिख रहा होगा उसी टाइप की, खुद हो जाओगे वो। राइटर बनना है प्राइवेट पब्लिशर्स के यहाँ की अधिकारी बनना है, इस बात को क्लियर कर लो। ठीक, कैसे होगा, जब आप वो गलती ना करें जो उनके द्वारा कर दी गई है, आपको उनको सुधारना है। ठीक है, कई राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं, नो डाउट, बहुत त्याग चुके हैं, नो डाउट, नौकरी वोकरी उनको नहीं करना, नो डाउट, वो उनकी अलग लाइफ है, उनको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आपको तो वो नहीं बनना ना, आपको क्या बनना है, अधिकारी बनना है आपको। तो आपको ये वे लेकर चलना पड़ेगा। आंसर राइटिंग भी करो प्लस निबंध भी लिखिए साहब, सप्ताह में 1 दिन लिखिए, 2 दिन लिखिए, जो पढ़ा है उसको अपडेट करके लिखिए। अपन ने पढ़ा, मान लो शिक्षा पर निबंध पढ़ लिया, शिक्षा क्या होती है इसको सोचो बैठ कर थोड़ी सा, क्या होती है शिक्षा, मुझे कहा जा कहने के लिए तुम्हारे अनुसार परिभाषा क्या है, 10 विद्वानों की तो पढ़ ली, आपके अनुसार परिभाषा क्या है, कैसे आप शिक्षा समझते हैं, कैसे सर्वांगीण शिक्षा समझते हैं, लिखिए इस बात को। तो इससे क्या होगा, एक आपकी जो इंटरनल क्रिएटिविटी है ना वो उतर कर कॉपी में आएगी कि नहीं ये तो परिभाषा मैंने लिख दी, वो टेक्निकल वाली हैं, ट्रेडिशनल वाली हैं या क्लासिकल हैं, अपना भी दे पाओगे कुछ एक्स्ट्रा। तो वहाँ जब वो एग्जामिनर देखेगा तो उसको समझ में अच्छा ये पुणेकर से लिखा है, ये महावीर से लिखा है, बोले नहीं ये बंदे ने खुद लिखा है, ये चीज़ दिखती है। तो जब आप इतना करते हो ना तब आप नंबर गेन करते हो, एक नंबर आप बाकी दूसरों से ज़्यादा पाते हो। उसको 10 नंबर मिले, आपको 11 मिलेंगे। वो जो एक नंबर है ना इस तरह से बढ़ता है कि टोटल ओवरऑल में आप टॉपर बन जाते हो साथी। ये चीज़ें आपको करनी है, क्लियर है। पेपर 6, पेपर 5 इनको लेकर चलिए, पेपर 4 को थोड़ी सा अभी से लेकर चलिएगा, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा। कम एनर्जी में तैयार हो जाते हैं, टेक्निकल हैं टॉपिक्स, थोड़ी से अकेले बन नहीं पाते हैं ना, नहीं तो वही बात होगी इतिहास भूगोल बस पढ़ते रह गए। ये जो बड़े सेक्शन है पेपर 1, 2, 3 इनको भी थोड़ी सा देखो। पेपर 3 वाला जो सेक्शन है उसमें बच्चों को कई बार कम नंबर मिल जाते हैं। रीज़न ये होता है कि 1 और 2 में इतना घुस चुके होते हैं कि यहाँ तक डूब चुके होते हैं नाक के बराबर, तो बाकी जितना बचता फिर उतने बस से करते हैं पेपर 3। ये नहीं करना, तो ये डिसमैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, पूरा का पूरा अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए कि साहब ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ लिया, किसी चीज़ को ज़्यादा कम नहीं होने देना, सबको एक बैलेंस में लेकर चलने का प्रयास करना है आपको, अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर, आंसर राइटिंग को लेकर, तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छा क्या है आपके लिए इस बार मेंस को लेकर, जो खासकर नए विद्यार्थी हैं या पुराने भी हैं उनके लिए अच्छा क्या है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहा आपसे पुराने पैटर्न में लगभग 4500 शब्द लिखने पड़ते थे, इस बार नए पैटर्न में कितने शब्द लिखने हैं, 3300 के आसपास शब्द। ऐसा आदर्श समय सीमा अकॉर्डिंग टू आयोग है, आप ज़्यादा लिख दें वो एक अलग बात है, ऐसा नहीं करना। लेकिन 4500 शब्द 3 घंटे में समेटना बहुत टफ होता था। यही वजह है कि लास्ट मोमेंट तक लिखते लिखते हाथों में दर्द आ जाता था और इतना कचरा उत्तर लिख कर आते थे विद्यार्थी। ये आयोग भी पढ़ता था, लगता था कि इनको डीसी बनाना है, इनको डीएसपी बनाना है, क्या लिखा है ये, क्योंकि समय नहीं मिलता वहाँ पर, बिल्कुल धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं। ये एक अच्छा है कि आपको समय मिलेगा क्योंकि शब्द सीमा कम है, तो आप क्वालिटेटिव लिख पाओगे, क्लियर। और आपका पेपर अब नहीं छूटेगा ऐसा लगता है, एक अच्छी प्रैक्टिस आपने करी है। तो नॉर्मली जो व्यक्ति होता है लिखने की स्पीड 3000 शब्द होती है उसकी 3 घंटे की, मानकर चलिएगा, थोड़ी सी बस ज़्यादा है तो हाँ एक खींच कर अपन कर लेंगे उसको। अब इसमें लेकिन एक दायित्व आपका जुड़ गया है, क्या, आयोग आपको जब समय उतने में ही कम शब्द लिखने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है कि वह गुणवत्तापरक आपसे उत्तर चाहेगा कि साहब यूँ ही नहीं कि कुछ भी उठा के अपन ने लिख दिया और बता दिया इधर उधर की ड्राफ्टिंग, नहीं, वो आपसे अच्छे डायग्राम चाहेगा, वो आपकी अच्छी हैंड राइटिंग चाहेगा, वो आपका कंटेंट क्वालिटेटिवली चाहेगा, टू द पॉइंट चाहेगा, रिलेवेंटली चाहेगा, कॉन्सेप्चुअली चाहेगा, और तब जाकर आपको नंबर दिए जाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ इतने बड़े पेपर को इतने कम समय में कवर कर दिया इसलिए नंबर दे दो, ऐसा नहीं। अब आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो भी मेहनती विद्यार्थी उनके लिए लाभदायक हैं, जिनकी स्पीड मान ली किन्हीं भी कारणों से कम है लिखने के लिए, उनके लिए भी लाभदायक है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे गुरुजनों के मार्गदर्शन में हैं, कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं, उनको लाभ होगा इससे। अब वो चाहे बिल्कुल नए विद्यार्थी हों चाहे पुराने विद्यार्थी हों, तो दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पुराने वाले में क्या होता है, अच्छे अच्छे विद्यार्थी, बहुत नॉलेज है, बहुत पढ़ा, प्रैक्टिस भी करी, लेकिन पेपर छूट गया, 3 पेपर 4 पेपर में थोड़ी सा शुरुआत में छूट गया, बराबर हो गया साहब जी। तो ये नहीं होगा, कम से कम इस बार आप जो भी अपनी एक एवरेज स्पीड से लिखते हो उतने में आप एक अच्छा कंटेंट वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं 3 घंटे में। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बात करिए।
तो आयोग भी आपसे चाहेगा कि आप अच्छे उत्तर लिखें। तो पहली बात अच्छी चीज़ क्या है, सिलेबस छोटा, ठीक, हालांकि छोटा उतना नहीं है, अभी बताते हैं उस पर भी। शब्द सीमा कम, टाइम लेकिन उतना ही है। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि क्वालिटेटिव लिखना है, तो इसमें क्या आप अपनी रचनात्मकता डाल सकते हो उत्तरों में। कैसे आएगी ये रचनात्मकता? अच्छा पढ़ने से आएगी, अच्छा लिखने से आएगी, अच्छे मार्गदर्शन से आएगी, प्लस अच्छे चिंतन से आएगी। जो भी पढ़ो सोचो मैंने क्या क्या पढ़ा, मैं उससे क्या सीख लेता हूँ, मैंने उससे क्या समझ विकसित करी, क्या समझा मैं उससे, क्या समझी मैं उससे, उस बात समझो। 100 बातें पढ़ी हैं, मुझे लिखना वहाँ पर 4 बातें हैं। 100 में 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, उनका क्रम क्या रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब का बड़ा महत्व होता है वहाँ पर उत्तर लिखने में। एक बार नहीं तो आंसर राइटिंग के दौरान में आपने गलत क्रम में लिख दिया ना, तो बिगिनिंग ही आपकी अगर बिगड़ गई ना, तो फिर उस उत्तर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब। बोले ये बात तो मुझे आखिरी में लिखनी, मैंने पहले लिख दी, अब आप उसको समेटते ही रह जाओगे। जो उत्तर आप 3 मिनट 4 मिनट में लिख देने वाले थे, अगले 6 मिनट में भी नहीं लिख पाओगे साहब, और फिर आपको भी सेटिस्फाइड नहीं होगा कि क्या लिख दिया, वो हो गया जाने दो। ऐसा नहीं करना। प्राथमिकताएं तय कीजिए, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको तय कीजिए, क्रमबद्धता तय कीजिए, क्या कैसे लिखना है, कैसे कहाँ करंट से अपडेट करना है, तो आप भी क्वालिटेटिव दे पाने वाले हैं। तो इस बात को भी समझिएगा आप। और भी अच्छा क्या किया है, अच्छा ये है पुराने विद्यार्थियों के लिए कि पुराने सिलेबस के कई सेक्शंस को वहाँ समाहित किया गया है, ठीक। पेपर 1 पार्ट ए हो चाहे बी वाला हो, सेम सेक्शन है। जल प्रबंधन वाला हो, आपदा प्रबंधन वगैरह एक में ही ऐड कर दिया गया है आपको। वहाँ पर मध्य प्रदेश को अलग से जोड़ा गया है। कुछ सेक्शंस को अभी से मार्क पर ले लो, क्योंकि पूरी तरह से वो सेम नहीं है पेपर 1। जैसे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन स्पेसिफाइड किया, इसका मतलब भी वहाँ अच्छे क्वेश्चन आएंगे और कंटेंट भी आपको अच्छा लिखना है, ठीक। पुराना वाला बस नहीं चल पाएगा आपका। भारतीय सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चर को लेकर काफ़ी अच्छा लिखना है। आने वाले टाइम पर आप देखो कि साफ लिखा है सभ्यता तथा संस्कृति में अंतर, उनकी मूल अवधारणा क्या है, ये दिया है आपके सिलेबस में। इतने में अटक जाएगा व्यक्ति कि सभ्यता कैसे कहते हो, संस्कृति कैसे कहते हो। इतने में किन चीज़ों को आप सभ्यता में रखते हो, किन बातों को आप संस्कृति में रखते हो, चलिए बताइए, चर्चा करते हैं इस पर। ये सब अवधारणाएं क्लियर होनी चाहिए। सिलेबस में आपको स्पेशली मेंशन है, ये पॉइंट आगे पीछे कहीं ना कहीं दिया हुआ है, तो उस बात को थोड़ी सा देख लीजिएगा, है ना, समझिए इस बात को। तो बहुत गहराई से आपको चीज़ों को तैयार करना है। सभ्यता कैसे कहते हैं, संस्कृति। देखिए आजकल दोनों को एक ही बात कहते हैं, संस्कृति बोल देते, कल्चर वल्चर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है साहब। सभ्यता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वह चीज़ जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई तथा जिसे देख और छू सकते हैं। यही वजह है कि इंडस वैली जो होता था उसको आप क्या बोलते हो, सिविलाइजेशन करके बोलते हो, सभ्यता बोलते हो। वहाँ जो भी चीज़ें बनाई, नदी आपके नाले बनाई हैं, नालियाँ बनाई हुई हैं, बिल्डिंग बनाई हुई, आप उन्हें देख छू सकते हो, मन के बनाए देख छू सकते हो, क्या आएगा, सभ्यता। संस्कृति की बात कर लो, कल्चर मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन उन्हें देख छू नहीं संस्कृति। फॉर एग्जाम्पल उसके विश्वास, परंपराएँ, विचार, उसकी नैतिकताएँ, उसके जो भी ट्रेडिशंस हैं, इनके बारे में बात हो रही। संस्कार उसके आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते संस्कार को। 16 संस्कार ये होते हैं, पहला गोल होता, दूसरा चपटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, उन्हें देख नहीं सकते। नैतिकताएं देश की, विचार, विश्वास, परंपरा की, नहीं साहब भगवान इसमें रहते हैं, ईश्वर हमें देख रहे हैं, आप उन्हें देख छू नहीं सकते। यही वजह है कि ये हमारी किस चीज़ का पार्ट होते हैं, ये संस्कृति का। सभ्यता, संस्कृति बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए साहब। और इसी तरह से जब आपको लिखने हैं, वो जो 50 शब्दों का आपको लिखना है ना, वहाँ यही काम आएगा। सीधा क्वेश्चन कहेगा सभ्यता और संस्कृति में क्या क्या अंतर है, क्या समझते हैं आप उन चीज़ों से, कृपया उदाहरण के साथ समझाइए। 50 शब्द। जब बहुत बड़ा उत्तर लिखना हो वो आसान होता है, अपन कुछ भी लिख रहे हैं, कभी तो मंजिल की तरफ पहुँच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जब कम शब्दों में लिखना है तो बिल्कुल टू द पॉइंट में उतने शब्दों में पहुँच ही जाना है मंजिल को। तो इसका बड़ा महत्व होता है, इन बातों को आप समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश तैयार करना पड़ेगा, नेशनल मूवमेंट को तैयार करना पड़ेगा, संस्कृति को तैयार करना पड़ेगा, रियासतें साफ साफ दिया हुआ है आपको। वहाँ पर बुंदेली बघेली रियासतें दिया है, देख लिया होगा आपने। बघेलखंड वाली रियासत से कैसा प्रश्न पूछा गया प्रीलिम्स में, ठीक। आंसर की बताने में समझ में आ गई सब, इसका आंसर क्या माने। तो इतने समझ जाओ कि मेंस में जब यही चीज़ आएगी तो आपको कैसे लिखना, यानी इनको हमको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। रियासतों वाली बात दी है, रियासतों का एकीकरण, प्रीवी पर्स इत्यादि पूछा ही ना आपसे, यानी कि आपको कंटेंट फिर से आएगा साहब, तैयार कीजिए इसको। ज्योग्राफी वाले में कई सेक्शंस आपके कॉमन हैं, इवन आप उसको बाद में देखेंगे तो पेपर जो आपका 3rd है उसमें से भी कुछ जगह ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। यूनिट 10 देखिएगा, वहाँ पर दिया है पृथ्वी दिया है, भूपरपटी, मेंटल वेंटल वाला सेक्शन वहाँ पर दिया हुआ है, ये वो तैयार करनी है। MP का भूगोल आपको तैयार करना पड़ेगा। कौन कौन सी बुक से होने वाला है, एक रखो बुक, एक रखो नोट्स, ज़्यादा फैलाना नहीं है।
समेटना है आपको, फैलाना नहीं है। जितने कम से कम आप चीज़ें रखोगे क्वालिटेटिव, उनको कम समय में पढ़ लोगे और लिख भी लोगे। जितनी अधिक मात्रा में आप पुस्तकें रखोगे आप नहीं पढ़ पाओगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इन बातों को आप समझिएगा, बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। यदि आप देख सकते हैं प्रमिला कुमार जी की मध्य प्रदेश का भूगोल वाली जो पुस्तक है ना, मध्य प्रदेश संदर्भ में, उसको थोड़ी सा देख लीजिए साहब, काम आ जाएगी आपको। एमपी का भूगोल खासकर उस चीज़ के लिए, है ना। नहीं तो फिर मोटी बुक है, नोट्स वगैरह जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का भूगोल सेम बात, मध्य प्रदेश का भूगोल स्पेशली आपको दिया है। अब इसमें ध्यान दो, मध्य प्रदेश का भूगोल हो, मध्य प्रदेश की कला हो, मध्य प्रदेश की संस्कृति हो, मध्य प्रदेश का इतिहास हो, प्रीलिम्स में जितना पढ़ा है उसको भुलाना नहीं, उसको याद रखना, उसका रिवीजन करते रहना। मेंस में उनमें से कई टॉपिक आपको काम आएंगे, तो कम से कम यह है कि उन पर धूल नहीं जमने देना है, आपको उसको साफ करते रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। कई बार बच्चे सोचते हैं हाँ हमको तो अब मेंस देना, प्रीलिम फल क्या, बहुत काम आएगा। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो सब काम आने वाली हैं, उनको अलग नहीं करना, उनका भी रिवीजन चलता रहेगा आपका, ठीक है। एमपी जल प्रबंधन वगैरह बिल्कुल और ही टॉपिक है, बात करेंगे इस पर अलग से वीडियो पर। पेपर 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 2 खंड है। अगेन पार्ट 2 आप देखें, पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है संविधान वगैरह, नॉर्मल वही चीज़ है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ों को जोड़ा जाए। जैसे जवाबदेहिता वाली यूनिट 3 देखेंगे, लोकतंत्र की विशेषताएं वाला, इनको आप नॉर्मली पढ़ते नहीं हो, इनको तैयार कीजिए। राजनीतिक विचारक यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये पॉलिटिकल थिंकर, ध्यान रखिएगा। पेपर 4 में जो आपको दिया हुआ एथिकल थिंकर वाले संदर्भ में है, दोनों में ही थिंकर मान लो कोई कॉमन भी निकल आता है या आ जाता है, मान लो एग्जाम में आ ही गया। पॉलिटिकल वे में लिखना एक अलग चीज़ है और एक पेपर 4 के संदर्भ में एथिकल वे में लिखना वो एक अलग चीज़ है, तो उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। यूनिट 5 देखिए, आपको प्रशासन प्रबंधन करके दिया हुआ है, अलग से नया जोड़ा गया है। पुराने विद्यार्थी ही क्यों ना हो, पर आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। उसकी अवधारणाएँ हों, चाहे प्रबंधन हो, नवीन आयाम वगैरह हों, इन पर क्वेश्चन सिंपल सा आ जाएगा 50 शब्दों में, लिखने में समझ में आएगी बात कि साहब क्या लिखें। तो कंटेंट क्वालिटेटिव होगा, ये तो पेपर छूटना ही है। अगला दिया है द्वितीय प्रश्न पत्र, आपको दिया अर्थशास्त्र समाजशास्त्र। समाजशास्त्र बिल्कुल नया जोड़ा, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है, एमपी की इकोनॉमी को जोड़ा है, इसको भी प्रिपेयर रखेंगे, और भारत वाली तो है ही सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए, मानव संसाधन कॉमन रखा हुआ, पुराने वाले में जो दिया हुआ था। अलग से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए प्रावधान जो है उनको भी कॉमन रखा गया है। यूनिट 5 देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं साहब, विशेषकर हम देखेंगे तो। खासकर बात करें जन्म मृत्यु समंक क्या होता है, कुपोषण के कारण क्या है, पूरक वगैरह कार्यक्रम क्या है, तो इन सब में व्यक्ति फंस जाता है। थोड़ी सा इसको नज़र मारिएगा, होता क्या मोटे मोटे टॉपिक पढ़ते पढ़ते इन टॉपिक पर नज़र नहीं पड़ती। विज्ञान तकनीक, खासकर जिनका नहीं है यह बैकग्राउंड साइंस वाला, थोड़ी सा इसके प्रति अवेयर रहना, थोड़ी सा तैयार करते चलना, मैं ऐसा सजेशन दूंगा। लास्ट मोमेंट पे आप इसको फास्टली नहीं पढ़ पाओगे, है ना, बिल्कुल बाढ़ की तरह नहीं पढ़ पाओगे, बह जाएगा फिर पूरा का पूरा, तो दिक्कत हो जाती है इसमें। सभी में पासिंग मार्क्स भी आप जानते हो मेंस में, है ना, तो अच्छे से आप इसको धीमे धीमे थोड़ी सा यूनिट वाइज लेकर चलिए। इतने दिनों में यूनिट 1 कर लेंगे, इतने में यूनिट 2 कर लेने वाले हैं। 10 यूनिट दी हैं पेपर 3 में, चिंता करने वाली बात है। और सब्जेक्ट क्या है, बहुत ही टेक्निकल है। प्रीलिम्स से कुछ चीज़ें काम आएंगी, चाहे रोबोटिक्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ, यहाँ यूनिट 7 में दिया हुआ है, संक्रामक रोग वगैरह दिए हैं, तो इन चीज़ों को आप तैयार करना अभी से शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स वाले सेक्शन को भुलाइएगा नहीं, वो बार बार कह रहा हूँ काम आएगा, उसका रिवीजन करना जरूरी है साहब, पर एक नए अप्रोच पर, मेंस के अप्रोच पर, कि हाँ वो लिखने के लिए आ जाता तो किस प्रकार से आप लिखोगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण बना लेंगे अपन, ठीक है, देखेंगे। इन पर ज़्यादा डिटेल में इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक एक यूनिट पर चर्चा करने के लिए एक 2 घंटे चाहिए। कुछ पर वीडियो बनाकर हम सबमिट करेंगे आपको, सभी पर तो बोल नहीं सकते, और सभी के लिए चाहिए तो फिर रेगुलर क्लास आपको ज्वाइन करनी चाहिए हमारे पास में, उस पर फिर आपको पूरी डिटेल, पूरी एक चीज़ों की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऊर्जा वाला सेक्शन है अपने आप में, देखिएगा। पेपर 4 दिया हुआ आपको, पुराना पैटर्न काफ़ी हद तक है, लेकिन कुछ थिंकर्स नए जोड़े गए हैं, चाहे महिला थिंकर हो, सावित्रीबाई फुले वगैरह दिया हो, तो पुराने से चेंज है, बताने का आशय ये है। बाकी चीज़ें ये टेक्निकल होती हैं, एथिकल होती हैं। आप बुक्स इसकी देख सकते हैं साहब, बहुत ही फेमस बुक्स इसमें आती हैं, क्रॉनिकल पब्लिकेशन वगैरह, उसको देख सकते हो। नोट्स ले लेना, 2 चीज़ें लेके चलना, केवल बुक में नहीं होगा, केवल नोट्स में नहीं होगा, एक दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, है ना। रिवीजन नहीं हो पाता कई बार आपका बुक्स वगैरह का, तब आपको बहुत काम आने वाली है। कई चीज़ें आपको नहीं भी मिल पाएंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई हैं। उसमें पता चला कि 100 बातें लिखी, आपके सिलेबस में 10 ही हैं, 10 को ही पढ़ना आप, बाकी इधर से पढ़ना सभी, ज़्यादा नहीं फैलाना, पुनः कह रहा हूँ। तो ये देखेंगे अपन। हिंदी बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, बिल्कुल 150 का टारगेट लेके चलना। 200 नंबर का पेपर आना है, 150 नंबर आपको मिल जाएंगे, यस हम हैं, हम बता रहे हैं आपको।
जिस वे में बता रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं, 145-150 के आसपास में आप आके खड़े हो सकते हो। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी इसमें लेकर आपको चलनी पड़ेगी वहाँ पर, तो उस चीज़ पर भी अपन बात कर लेने वाले हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। वाक्यों का ट्रांसलेशन करके आता है, शब्दावली ग्लॉसरी वगैरह आती है। बच्चे क्या करते हैं, इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, जबकि सुबह एग्ज़ाम है रात में पढ़ते हैं। ये गलती नहीं करना है, बताएंगे इसकी भी रणनीति। यहाँ जितने पेपर हैं आप जान लो, 1 2 3 4, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है। यहाँ एक ओवरऑल मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, तो हर एक पेपर की स्ट्रेटजी अलग है, उसके लिए अलग से मैं बात करूँगा आपसे उनमें से कुछ पर। तो कुछ एक ये व्यू था मेरा कि इसको तैयार कीजिए। इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न हो आप मुझे बता सकते हैं। पेपर 6 में बोल ही चुका हूँ, निबंध पढ़िए, लिखिए, अच्छा कंटेंट लीजिए साहब जी, सोचिए, चिंतनशील बनिए, अच्छे कंटेंट को अपडेट करिए। करंट अभी से अफेयर जो है, करंट अफेयर उसको अपडेट करिए। कौन सा ऐसा डेटा है करंट का जो आप पढ़ रहे हो जो कि आपके सिलेबस से मैच करता है, वो डेटा उठाकर लिखिए अपनी कॉपी में। कल को जब मेंस लिखना तो वहाँ काम आएगा। ऐसा मत सोचना कि हाँ पढ़ तो लिया हमको बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यदि आपने उसको उठाकर अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है तभी आपको बनेगा, तभी वो आपकी पूंजी है, वरना सब कुछ उधार का है साहब। और याद रखना, मेंस हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स हो चाहे कुछ भी हो, जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है वो सिर्फ वही काम आता है साहब। तो कहा जाता है कहावत के रूप में कि पैसा होवे गंठ और ज्ञान होवे कंठ, तभी काम का है, अन्यथा व्यर्थ है साहब। एग्जामिनेशन हॉल में वही काम आएगा जो कहाँ है आपके, यहाँ पर। अकाउंट में कितने ही पैसे हैं लेकिन जेब में नहीं है, काम नहीं आएंगे। कब काम आएंगे, जब वो जितने हैं जेब में सिर्फ वही काम आएंगे। तो बिल्कुल इस बात को आप ध्येय बना के पढ़ना, जुबान पर है, दिमाग में है, तभी वो आपके काम आएगा मेंस में, एग्जामिनेशन हॉल में। अदरवाइज़ नहीं आएगा, वो सब रखा रह जाएगा, पूरी लाइब्रेरी, पूरी किताबें घर पे रखी रह जाएंगी। तो कुछ ये व्यूज़ थे जिन पर मैंने चर्चा करी। बहुत सारे विषयों पर मैंने जानबूझकर चर्चा नहीं की है, उन पर किसी अगले वीडियो पर चर्चा करें, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको देखिए, समझिए, जो बातें मैंने बताई हैं इसमें उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा। कई बातें आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या बताई हैं, बहुत काम की बातें बताई हैं, उसको समझने के लिए 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा। धीमे धीमे एक अनुभव के साथ में भी आप उस बात को फील करेंगे कि साहब क्या होती है सिचुएशन। जो अनुभवी विद्यार्थी हैं वो एक बार में समझ गए होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, वाकई में ऐसा होता है कि नहीं, कि एग्जामिनेशन हॉल में कौन से क्वेश्चन छोड़कर आते हो, मौलिक अधिकार छोड़कर आए, DPSP छोड़कर आए, पर्यावरण जैसे सरल प्रश्न छोड़कर आए। यस, जो नए होंगे उनको लगता होगा अरे ये क्वेश्चन कौन छोड़ेगा, ये छोड़कर आए हैं। आप पता करिएगा, बताते नहीं हैं वो अपने एक राज, वो एक अलग बात है, पर छोड़ देते हैं। कारण क्या है साहब, इतना कम समय होता है वहाँ पर, इतना क्वालिटेटिव लिखना है आपको, इतने अच्छे से लिखना है, मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और पुनः कहूँगा, सरल प्रश्नों को बना लोगे सेलेक्ट हो जाओगे, कठिन प्रश्न नहीं बनते कोई दिक्कत नहीं है। पुनः कहूँगा, जो पढ़ा है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं पढ़ा है एग्ज़ाम में आ गया, गलत हो गया, कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तैयार करो अपने आप को, संगठित करो, एकाग्र करो। सुबह से अपना टाइम टेबल बना लो, बिल्कुल पढ़ने बैठ जाओ, बिल्कुल एक निश्चित समय पर। सुबह पढ़ना, रात को पढ़ना, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं तो सुबह के लिए सजेस्ट करता हूँ, वो कीजिए। बिल्कुल अपनी जीवन शैली में कुछ अच्छी बातों को लाइए। फल खाइए, दिमाग तेज करने के लिए बादाम खाइए, ठीक, करिए इस चीज़ को। ध्यान कीजिए। यदि आप एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हो, क्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मैं बहुत विद्यार्थियों को बोलता हूँ, हंसते हैं उनमें से कई, बोले अरे कहाँ ध्यान से और दिमाग बादाम खाने से तेज होता क्या, हंसते हैं साहब वो। और मान के चलो कि 2-4-5 साल बाद भी वो हंसते ही रहते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो अपन को तो सेलेक्ट होना है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी आपको अधिकारी बनना है, एक अच्छे अधिकारी बनना है। यही निवेदन है, यही आदेश है, यही निर्देश है। कुछ इस तरह से तैयार करना शुरू कर दीजिए। जो भी कोई डाउट्स हों आपके, आप पूछिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और अच्छे से मिला लो आयोग की आंसर की से, और थोड़ी सा एक अच्छा एंटरटेनिंग वाली लाइफ जी लो, एक एडवेंचरस देख लो सारी चीज़ें, और बिल्कुल अब लग जाओ बेटा, अब लग जाओ। एक जो विद्यार्थी होता है एक सैनिक के समान होता है, बहुत त्याग, बहुत समर्पण होता है साहब, तब जाकर वो सफलता प्राप्त करता है। उस ज़िंदगी को अभी से जीना शुरू कर दो तो आगे की लाइफ बड़ी अच्छी है। और नहीं तो मान लो अभी वही लापरवाही है तो बड़ी समस्या होने वाली है साहब। निश्चित कर लो आपको क्या बनना है, एक बार में बनना है, बिल्कुल आपको एक बार में या 2 बार में, जब भी बनना है आपको निश्चित कर लो और लग जाओ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपका सिलेक्शन अवश्य हो, निश्चित रूप से हो। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसी मेरी आप सभी के लिए दुआएं हैं, शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। रुकिए, एक बात तो बताना ही भूल गए साहब आपको। 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है MPPSC मेंस का, IAS का और MPPSC प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन भी चल ही रही थी। तो वो आपको बैच मिल जाएगा रेगुलर वे में, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लो, एक बार में ज्वाइन करो, 3-4 महीने लग के पढ़ो बिल्कुल अभी से। चाहे आपके 60 हो, चाहे 62 हो, चाहे 65 हो, चाहे कुछ भी हो साहब जी, अभी से बिल्कुल कनेक्टेड हो जाइए। उस वे में ढलना, उस रंग में ढलने की शुरुआत कर दीजिए, उससे आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है, ठीक है। तो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशन लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर, चाहे ऑनलाइन वाले हों, चाहे दूर के किसी शहर से हों। बहुत विद्यार्थी हैं, कोई इंदौर से है, कोई भोपाल से है, कोई उज्जैन से है, कोई रीवा से, कोई सतना से कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। कई आ गए हैं जो आने में सक्षम है। मान लो आप किसी बाहर शहर में हो, सीधा एक सजेशन, उठाइए बैग और सीधे जबलपुर आ जाओ, बिल्कुल ये सजेशन देंगे। देर मत करो, निर्णय लेने में देरी मत करो, इस बात को ध्यान रखो। कारण देर से लिया गया निर्णय गलत निर्णय के समान होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 अगस्त 2021 से नया सेशन है आपका। बिल्कुल लग के अपन तैयारी करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे अपन, बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी आत्मीयता से हम पढ़ने का वहाँ प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से विद्या ग्रहण की जाती है हज़ारों वर्षों से भारत में, दान में ही दी गई है और दान में ही ली गई है ना, वैसे ही आप उसको ग्रहण करेंगे और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, संपूर्ण एकाग्रता की भावना, उस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अपना पूरा प्रतिशत में देने का आपको प्रयास करूँगा, आप भी ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं साक्षात रूप से सामने और बैठकर तैयारी करते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।